Hello friends, I'm back with another video on chapter organizing. That is the chapter number 5 of class 12. Previous class, we discussed about the meaning and definition of organizing, process, its significance, and organizational structure. In this part, we are going to discuss the type of organization and delegation of authority. So first, we talk about types of organization. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन it is created deliberately where each individual know his authority responsibility and accountability इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही बता रही है फॉर्मल फॉर्मल मतलब जहां हर चीज बहुत सिस्टमैटिक है राइट यहाँ पे हर काम डेलिब्रेट तरीके से डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच समझ के किया गया काम तो हर काम को सोच समझ के किया जाता है एवरी पर्सन नो व्हाट ही सपोज टू डू उसको अपना जॉब का पता है कि उसे क्या जॉब करनी है काम करने के बाद किसको रिपोर्ट करना है तो एवरी रिलेशनशिप एवरी डेजिग्नेशन एवरीथिंग इज क्लियर इन द ऑर्गेनाइजेशन इसके फीचर्स क्या है फर्स्ट इंटेंशनली this type of organization is intentionally created by the managers मैनेजर इसको प्लान तरीके से क्रिएट करते हैं कि हमें कितने मैनेजर्स की जरूरत है प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर उन पर्टिकुलर मैनेजर्स के अंडर कितने लोग काम करेंगे जब वो लोग काम करेंगे तो रिपोर्ट किसको करेंगे तो हर चीज जो है इंटेंशनली जो है उसको क्रिएट किया गया है सेकेंडली अचीवमेंट ऑफ गोल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अचीवमेंट ऑफ गोल यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए थर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन as I have already told you job description means every employee know what he is supposed to do उसकी जॉब उसके सामने बिल्कुल क्लियर है उसका रोल उसके सामने बिल्कुल क्लियर है कि उसे क्या करना है कब करना है और करने के बाद किसे रिपोर्ट करना है हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर है फॉलो स्केलर चेन आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था स्केलर चेन एक्चुअली मैं फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में स्केलर चेन इज अ सिस्टमैटिक चेन ऑफ कम्युनिकेशन यानी यहाँ मान लीजिए मैं बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं अगर आपको अपने चेयरमैन सर से बात करनी है तो आप डायरेक्टली नहीं जाएंगे आप अपनी क्लास इंचार्ज को बताएंगे क्लास इंचार्ज कोऑर्डिनेटर को बताएगी कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को बताएंगे और प्रिंसिपल जो है वो चेयरमैन सर से लिंक करेंगे तो यानी यहाँ पर देखिए एक सिस्टमैटिक चेन फॉलो हुआ और इस सिस्टमैटिक चेन को बोला जाता है स्केलर चेन तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एवरीथिंग इज डेलिब्रेट सब चीजें सोच समझ के बनाई हैं यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक चेन से फॉलो किया जाता है यानी अगर हमें अपने सुपीरियर अगर हमें मान लीजिए अपने बॉस से बात करनी है तो हम प्रॉपर चेन के थ्रू जाएंगे हम ऐसे डायरेक्टली नहीं चले जाएंगे राइट नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं मैरिट्स की जब हर चीज सिस्टमैटिक होगी हर किसी का रोल क्लियर होगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होंगे तो इसके मैरिट्स क्या होंगे इसके मैरिट्स द फर्स्ट इज सिस्टमैटिक वर्किंग काम जो है सिस्टमैटिक तरीके से किया जाएगा गोल को अचीव कर पाएंगे हम बिकॉज एवरी पर्सन नो कि मुझे क्या करना है मेरे टारगेट्स क्या हैं और इसलिए हम अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे ओवरलैपिंग नहीं होगी ओवरलैपिंग का मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा क्योंकि हर चीज डेलिबरेट तरीके से प्लान की गई है इसीलिए ना कोई डुप्लीकेशन होगा ना ओवरलैपिंग होगी कोऑर्डिनेशन जैसा हमने बात की कि एवरीथिंग इज डेलिबरेटली प्लान तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है सब जो डिपार्टमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चलेंगे नेक्स्ट chain of command means a proper chain of communication will be followed every person know who he is supposed to report हर आदमी को पता है कि मुझे काम खत्म करने के बाद किसको रिपोर्ट करना है तो वो चेन ऑफ कमांड जो है वो क्लियर है बट इसमें कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं द फर्स्ट डीमेरिट इज डिले इन एक्शन जब हम इतना ज्यादा लंबा चेन फॉलो करेंगे कम्युनिकेशन के लिए हर चीज रिटर्न में होगी तो यहाँ पर एक्शंस जो हैं वो डिले भी हो सकते हैं राइट तो ये इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग सेकेंड इग्नोर सोशल नीड दिस ऑर्गेनाइजेशन किल द सोशल स्पिरिट ऑफ द पीपल यहाँ मैकेनिकल लोगों को जो है मैकेनिकल टाइप फीलिंग आती है क्यों क्योंकि वो देयर रोल हैज बीन असाइंड टू देम
एवरीथिंग इज क्लियर, वो सिर्फ आपको वो रोल असाइन करना है और चले जाना है। तो पीपल जो उनकी सोशल नीड्स है हमारी, वो यहाँ पर इग्नोर की जाती हैं। थर्ड, एम्फसाइज ऑन वर्क ओनली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम पर जोर दिया जाता है, ह्यूमन फैक्टर पे उनकी नीड्स को इग्नोर किया जाता है, राइट। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन where every authority, responsibility and accountability is clearly created, राइट। यहाँ सिस्टमैटिक तरीके से सब काम चलते हैं, सारे काम को पहले से ही इंटेंशनली प्लान करके क्रिएट किया जाता है, राइट। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। द सेकेंड टाइप इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल का मतलब है जहां सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं होगा, यहाँ जो रिलेशनशिप है वो प्लान नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आप जब अपने किसी क्लासमेट से बात करते हैं, तो क्या आप प्लान करके आते हैं मुझे इससे कैसे बात करनी है? नहीं, द रिलेशनशिप इज व्हाट, इनफॉर्मल। यहाँ पर हम अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, अपनी सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, राइट। अब हम इसके, इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विद पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, इट फॉर्म्स सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने स्कूल आप जाते हैं, तो क्या अपने फ्रेंड सर्कल में आप सोच समझ के बात करते हैं? डेफिनेटली नॉट। आपका जिससे मन करता है, जैसे मन करता है, आप उससे बात करते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं इनफॉर्मल। आपने मान लीजिए कोई क्लब ज्वाइन किया, तो क्लब में भी जो रिलेशनशिप होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इनफॉर्मल होती है, राइट। कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, जिसका जिससे मन कर रहा है वो बात कर रहा है, तो इनफॉर्मल उसे कहते हैं। जहाँ कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ, इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल। जैसे हमारा कोई क्लब हो गया, या स्कूल में पीयर ग्रुप हो गया। पीयर मतलब आपके अपने लेवल के जो कलीग्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। पहला, इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। आप जब क्लास में जाते हैं, मान लीजिए आप न्यू एडमिशन भी हैं, आप स्कूल गए फर्स्ट डे, तो आप देखेंगे कि 8-10 दिन में ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड्स बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर सोशल, सोशल ह्यूमन इज अ सोशल, कहते हैं ना सोशल एनिमल। यस, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। वो हमें नीड होती है कि हम किसी से बात करें फ्रेंडली, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है। ये सब सोच समझ के नहीं किया जाता। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हमारी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, वो सोशल लोगों से इंटरेक्ट करके हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यहाँ पूरी होती है। इट डज नॉट फॉलो फिक्स पाथ ऑफ अथॉरिटी। यहाँ कोई फिक्स पाथ नहीं है अथॉरिटी का। क्रॉस ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ हम ऑफिशियल लाइन नहीं देखते, यहाँ हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते। यहाँ हम, अगर हमें मान लीजिए आप स्टूडेंट हो और आपको किसी से बात करनी है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की। फास्ट कम्युनिकेशन, यहाँ कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। अगर आपको अपने स्कूल में प्रिंसिपल से बात करनी है या आपको कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, आपको स्केलर चेन फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है आपका फास्ट होगा। दूसरा, फुलफिल सोशल नीड्स, यहाँ हमारी सोशल नीड्स फुलफिल होंगी। क्यों? क्योंकि हम जिससे हमारा मन करेगा, जैसे मन करेगा हम उससे बात करेंगे, तो हमारा हमारा फ्रेंडली जो एक रिलेशनशिप है वो बिल्ड होगा, और हमारी सोशल नीड्स जो है वो फुलफिल होंगी। करेक्ट फीडबैक, और जब हम किसी के साथ इनफॉर्मल बात करते हैं, तो हमें हमें जो फीडबैक मिलती है वो भी करेक्ट होगी। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। फर्स्ट, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ जो र्यूमर्स हैं वो बहुत स्पीडली स्प्रेड होते हैं। र्यूमर्स होते हैं अफवाहें, क्योंकि यहाँ कुछ सिस्टमैटिक नहीं है। मैंने 2 की 4 लगा दी, 4 की 10 लगा दी, तो बात जो है वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो रूमर्स है यहाँ पर। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, काम यहाँ तरीके से नहीं किया जा सकता। इट ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट, कभी कभी ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी लेकर आता है, क्योंकि र्यूमर्स होती हैं, काम तरीके से हो नहीं रहा, तो नेगेटिव रिजल्ट ये लेकर आते हैं। मोर एम्फसाइज टू इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल्स पे, उनकी सोशल नीड्स पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। तो अब एक क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा जाता है, ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। या तो वो डायरेक्टली डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे, या फिर आपसे केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि वो आपको एक केस स्टडी, एक सिचुएशन क्रिएट करके दे देंगे। फॉर एग्जांपल, कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है, वर्कर्स बहुत खुश हैं, वहां पर कोई सिस्टमैटिक चेन फॉलो नहीं किया जाता कम्युनिकेशन का। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है मैं किस टाइप की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल।
तो इस तरीके से आपके सामने केस स्टडी की फॉर्म में भी ये आ सकता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको आई होप इस टॉपिक की। तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जहां पर आप बात करने से पहले सोचते हैं, राइट, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। और इनफॉर्मल होता है जहां आपको सोचना नहीं पड़ता, यहाँ आप अपनी सोशल नीड्स को, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को खुल के जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे इनका डिफरेंस देना पड़े, तो वो डिफरेंस देने के लिए एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको, ये फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर कराती हूँ। मान लीजिए ये जितने भी व्हाइट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, व्हाइट लाइंस, ये है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप व्हाइट फ्लो चार्ट को देखें तो आप देख रहे हो ये कितना सिस्टमैटिक है। कि जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे 3 मैनेजर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे भी 2 मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर, राइट, एंड प्रोडक्शन ऑफिसर है, फाइनेंस मैनेजर के नीचे भी। तो एवरीथिंग इज सो क्लियर, सेल मैनेजर के नीचे सेल्स ऑफिसर है, थिंग्स आर क्लियर। और ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हैं, ये येलो लाइंस हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्रोडक्शन ऑफिसर कैन टॉक टू सेल्स मैनेजर, राइट, सेल ऑफिसर कैन टॉक टू प्रोडक्शन मैनेजर। कोई भी किसी से भी रिलेशनशिप रख सकता है, कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक चेन फॉलो नहीं की जा रही है। तो ये जो येलो लाइंस हैं, ये शो कर रही हैं हमारे इनफॉर्मल रिलेशनशिप को। येलो एरोज डिनोट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल साइन, राइट। देखो कोई फ्लो नहीं है, सेल्स ऑफिसर बात कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर से, सेल मैनेजर बात कर रहा है प्रोडक्शन ऑफिसर से, तो देयर इज नो सिस्टमैटिक चेन ऑफ कम्युनिकेशन, इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल, राइट। तो ये जो बेसिस है डिफरेंस के, ये नीचे दिए हुए हैं, देखिए फॉर्मेशन के बेस पे कि जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द इट इज डेलिबरेटली फॉर्म्ड, वेयर एज इनफॉर्मल इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। पर्पस, पर्पस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, पर्पस क्या है, टू अचीव द गोल, whereas the purpose of informal is to satisfy the psychological needs of workers, राइट। तो बिहेवियर ऑफ मेंबर्स बहुत फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो बहुत सिस्टमैटिक होता है, प्री डिटरमाइन होता है। लेकिन इनफॉर्मल में जो है ये प्री डिटरमाइन नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब उसी समय आप सोच के जो बोल देते हो। स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करती है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन, यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो कोई फिक्स, फॉर्मल में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक फिक्स चेन को फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल आपका, तो आपको अपनी क्लास इंचार्ज को बात करनी है, क्लास इंचार्ज कोऑर्डिनेटर से करेंगे, तो फॉर्मल में कम्युनिकेशन चेन फॉलो किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल में फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं, राइट, और मैनेजर्स के अंडर फॉलोवर्स होते हैं, जबकि इनफॉर्मल में लीडर्स को फॉलो नहीं किया जाता। 7, स्टेबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल, जबकि इनफॉर्मल है उतनी स्टेबल नहीं होती। रूल्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, इनफॉर्मल में रूल्स नहीं होते। इंटरडिपेंडेंस, फॉर्मल में जो इंटरडिपेंडेंस है वो ज्यादा होती है, इनफॉर्मल में नहीं होती। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां हमारी अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होता। तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दीज 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? प्रोसेस ऑफ entrusting responsibility and authority to the subordinate and create accountability is called delegation of authority। बहुत ये लैंग्वेज शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और बहुत जल्दी ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता, फॉर एग्जांपल कि एक मैनेजर है, राइट, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया, उसको फाइल्स भी मेंटेन करनी है, उसको अपने प्रोडक्शन यूनिट को भी संभालना है, बहुत सारा काम आ गया उसके पास। तो मैनेजर ने अपने काम को कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वर्क प्रेशर, ही डिवाइड सम ऑफ हिज ड्यूटीज टू हिज सबऑर्डिनेट्स। उसने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ ड्यूटीज असाइन कर दी, राइट, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। इसे बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स टू टेक डिसीजन। तो हमने मैनेजर को काम दे दिया कि मैनेजर ने ये करना है, मैनेजर के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा था, उसने वो अपनी अथॉरिटी यूज की और वो काम उसने अपने सबऑर्डिनेट से करा लिया।
और सबॉर्डिनेट को अकाउंटेबिलिटी भी दे दी कि भैया ये काम करके तुझे मुझे रिपोर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, जब भी हम किसी को काम देते हैं तो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाती है कि मुझे ये काम करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रिंसिपल मैम या आपकी क्लास टीचर जो है, उन्होंने आपको कुछ काम दिया कि आपको ये शीट बनानी है, तो डेफिनेटली अब आपकी क्या हो क्रिएट हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लोअर लेवल की होती है, ऊपर की तरफ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस को सुनो और उनका काम पूरा करके दो, राइट। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता कौन है? सुपीरियर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको हम फुली डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं कर सकते। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? पावर्स टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर्स। जैसे मेरे पास एक क्लास इंचार्ज के पास अथॉरिटी है कि अगर कोई बच्चा रेगुलर स्कूल से एब्सेंट है 10 दिन से, तो वो उसको सस्पेंड कर देगी, यानी उसके पास अथॉरिटी है, राइट। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड। अथॉरिटी जो है ऊपर वाले जो टॉप मैनेजमेंट है, ये जो हायर लेवल के लोग होते हैं, सुपीरियर होते हैं, उनके पास होती है अथॉरिटीज, राइट। अथॉरिटी जहां होगी वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अगर किसी मान लीजिए जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि एक टीचर है और उसका बच्चा रेगुलर एब्सेंट हो रहा है स्कूल से, तो उन्होंने उस बच्चे को जो है रेस्टिगेट कर दिया या सस्पेंड कर दिया स्कूल से, तो टीचर ने अगर अथॉरिटी का यूज किया है तो टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी उस बच्चे के टेक केयर की, राइट। नेक्स्ट, कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जा सकती है, शेयर की जा सकती है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। व्हेन वी आर आंसरेबल टू फाइनल आउटपुट। अगर मैंने आपको कुछ काम दिया है तो अब आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे बताओगे, आपकी आंसरेबिलिटी है कि आपने काम किया या नहीं किया। इट कैनॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रिंसिपल हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ने मुझे कुछ काम दिया कि मुझे मान लीजिए कुछ शीट्स बनानी है, राइट। मेरे आई वॉज ऑलरेडी ओवरलोडेड विद वर्क, तो मैंने वो शीट्स अपने स्टूडेंट्स को दे दी कि बच्चों आप ये शीट्स बना देना। अब बच्चों ने जब शीट्स बनाई, उस शीट्स में बच्चों ने कुछ गलती कर दी। अब आप बताइए, क्या प्रिंसिपल जो है वो टीचर को डांटेंगी या स्टूडेंट्स को डांटेंगी उस बहुत बड़ी गलती की वजह से? डेफिनेटली वो टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टीचर ने ही आगे काम बांटा था, तो टीचर की ही गलती कंसीडर की जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो है वो टीचर की ही रहेगी। अपनी जवाबदेही को हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि ये काम बच्चे ने खराब कर दिया, स्टूडेंट ने खराब कर दिया, नहीं, क्योंकि वो काम स्टूडेंट को नहीं दिया गया था, वो तो आपका था, आपने उसको डिवाइड कर दिया। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जाती और अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड जाती है, यानी हम आंसरेबल अपने सुपीरियर्स को होते हैं। टीचर्स आंसर जो होती हैं वो प्रिंसिपल को होती हैं, प्रिंसिपल चेयरमैन को होते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर है इसके डेलीगेशन के एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस की। फर्स्ट, अगर आप अपने काम को बांट देते हैं, डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना, राइट। तो अगर मैं अपने काम को बांटती हूँ तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। क्यों? जब मैनेजर्स अपना काम दूसरों से कराएंगे, छोटे मोटे काम, रूटीन नेचर के काम हमने अपनी टीम से करवा लिए, तो द मैनेजर विल बी एबल टू फोकस देयर टाइम एंड एनर्जी इनटू बेटर प्रोडक्टिव वर्क्स। यानी मैनेजर्स अपना प्रोडक्टिव यानी जो इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हैं, छोटे मोटे काम वो अपनी टीम से करा लेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज की भी डेवलपमेंट होगी। जब मैनेजर अपना काम एम्प्लॉयज से कराएगा तो एम्प्लॉयज की भी डेवलपमेंट होगी, वो भी नए नए काम करना सीखेंगे और डेफिनेटली उनको ट्रेनिंग मिलेगी कुछ बेटर काम करने की। थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी टीचर ने आपको कुछ काम दे दिया, तो यू फील मोटिवेटेड कि मैम ने ये काम मुझे दिया है, राइट। ऐसे ही जब हम एम्प्लॉयज को काम देंगे तो उनका मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी क्योंकि मैनेजर्स तो काम कर ही रहे हैं, मैनेजर्स अपनी टीम में भी वो काम बांट रहे हैं, तो टीम के लोग भी दे आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू। और अगर हम मान लीजिए वो मैनेजर चला जाता है
तो हम मैनेजर के रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी वो सारे काम आते होंगे। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की मतलब कि सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है। जब हम जो भी हमारा रिलेशन स्केलर चेन की जो भी हम काम डिवाइड करते हैं, वो हमेशा सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को करता है, यानी मैनेजमेंट हायरार्की जो है यहाँ फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, मैनेजर ने अपना काम अपनी टीम को दिया, उसने अपनी टीम को लीड किया, काम करने के बाद जो एम्प्लॉयज हैं वो रिपोर्ट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर होगा। द लास्ट पॉइंट इज रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। डेफिनेटली अगर मैं अपना काम किसी और से कराऊंगी तो मेरा वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा और एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज होगी। I hope the topic is clear to you. Thank you so much. See you in my next video.